नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद श्री काशी विश्वनाथ की नगरी से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप काशी का 80 घाट, कलकल बहती गंगा नदी आप देख सकते हैं और गंगा जी के किनारे हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु यहां पर हर रोज इस वक्त आते हैं और शाम की जो आरती होती है बस अब उसका इंतजार चल रहा है और इन सब के बीच यहां पर कुछ सियासी गुफ्तगू भी होगी और सवाल वही होगा हमारा जो हर रोज शाम 5 बजे मैं तमाम लोगों से अलग अलग जगहों पर जाकर पूछता हूं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चूंकि सियासी सरगर्मी अब तेज हो चली है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो आप समझ सकते हैं यहां पर कितनी ज्यादा हलचल होगी। कल प्रधानमंत्री यहां पर खुद मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा वार भी किया है। हालांकि अब विपक्ष के लोग भी धीरे धीरे देर से ही सही लेकिन एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर हो चुका है उत्तर प्रदेश में। उनके लिए और भी कुछ राज्यों से इस तरह की पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि शायद अब विपक्ष के जो लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन बना था उसके कई साथी बिछड़ने के बाद एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। इन सब के बीच वार पलटवार किस तरीके से जबरदस्त हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले सुनवाता हूं। उसके बाद काशी विश्वनाथ की नगरी से, बनारस से, वाराणसी से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देखेंगे। राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। चंडीगढ़ पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी कि इंडिया अलायंस ना केवल दिल्ली में देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और दिल्ली में तो इसके बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। सातों कैंडिडेट के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करेगा। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ ये तो लोग डिसाइड करेंगे। ऐसे गठबंधन से कोई खुश नहीं होता, पर एक संतुलित नाखुशी होनी चाहिए। हम भी चाहते थे और 60 सीटें बड़े समाजवादी चंद्रशेखर आज़ाद जी को 1 सीट मिला है, वो भी चाहते होंगे मुझे 3 सीट मिले, तो ये सब ठीक है, पर गठबंधन होना ज़रूरी था। पूरी तरह से गठबंधन मजबूती की तरफ बढ़ गया है और जो थोड़ा बहुत तो नाराजगी है सब ठीक हो जाएगा। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार 400 से भी पार हमारा एनडीए गठबंधन होगा। केवल और केवल 370 से ज्यादा बीजेपी केवल होगा। जब चुनाव होगा तो जनता तय कर देगी कि किसको कितना सीट मिलना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म अब टूटने के कगार पर है। उनकी पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी बहुत पहले कह चुकी है, लेकिन फिर भी ये दुविधा में है, क्या करें, हाँ या ना। इनकी पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस तू में तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में। ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं वो, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद पहली बार सांसद बनाया था। कुछ कारण वो हमारी पार्टी छोड़ गई तो दिल से कांग्रेस ही आई है। आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था। तो सियासी चर्चा की यहां से मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार भगवान शिव की स्तुति हो जाए, जरा जयकारा लग जाए जोर से।
और कल मोदी जी भी हर हर महादेव यहां से बोल रहे थे जब यहां पर मौजूद थे। वो बात इन तमाम चीजों की होगी। मेरे साथ मंच पर जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से राजेश त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता हैं संजीव सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी से सत्यप्रकाश सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजीत सिंह बग्गा हैं हमारे साथ, बनारस व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और उसी से जुड़ी अभी की एक बहुत ही अहम खबर। इस बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, जो हमें बड़ी जानकारी अभी मिल रही है। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी होगा और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी इसमें शामिल होगा। पहली लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी करेगी, जिसमें हारी हुई सीटों के अलावा कुछ बड़े नाम भी शामिल होंगे और अभी की जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी इसी लिस्ट में होगा। नीरज पांडे मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज। बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल सही खबर दी। बिल्कुल एबीपी न्यूज ने पहले ही इस खबर को कल ही दर्शकों तक पहुंचाया था कि भारतीय जनता पार्टी इसी महीने के अंत तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। 100 उम्मीदवारों की ये पहली सूची होगी, लेकिन इसमें अपडेट खबर बड़ी ये है कि 29 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इस बैठक में कुछ बड़े नाम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम फाइनल हो जाएगा और पहली जो सूची आएगी उस पहली सूची में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में उतारना ही है, उनके नाम शामिल होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे वो नाम होंगे जो हारी हुई सीटें हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 160 सीटें ऐसी चिन्हित कर रखी हैं जिन पे क्लस्टर प्रभारी पहले से तैनात कर रखे हैं, उन हारी हुई सीटों में से उन सीटों को शामिल किया जाएगा। पहली सूची करीब 100 लोगों की होगी और ये सूची संभवतः 29 तारीख की रात को ही भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। जी अखिलेश। चलिए नजर बनाकर रखिए नीरज इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और संजीव जी, पहला सवाल ऐसे में आपसे ही है, ये देखिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट आ रही है उसी में मोदी जी का नाम होगा। राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे इस बार? बिल्कुल, राहुल जी उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से नेहरू और गांधी परिवार का पुराना लगाव रहा आज़ादी के दिनों से लेकर के। हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अमेठी से वो लड़ें, लेकिन ये तय करना हमारे शीर्ष नेतृत्व को कि राहुल गांधी जी वायनाड से तो। लेकिन अमेठी जब अभी आए थे न्याय यात्रा के दौरान सिर्फ 12 सेकंड का संबोधन उन्होंने दिया, ऐसे में कैसे लड़ेंगे? नहीं, वो आप छोड़ दीजिए, वो कैसे लड़ेंगे। तो 12 सेकंड का संबोधन उस सीट पे जाके संजीव जी, जहां से नेहरू गांधी परिवार का इतना पुराना नाता रहा, भूल गए। वो 12 सेकंड में आपने देखा होगा कि 12 लाख जनता उमड़ पड़ी थी। 12 लाख जनता थी? बिल्कुल, वो मजबूती थी। देखिए तब ऐसे कैसे 12 लाख जनता 12 सेकंड में राहुल जी को सुनने आ गई? मोदी जी क्या कर पाएंगे फिर ऐसे में? जी हाँ, संख्या तो ये लोग अपने घर से गिन करके लाते हैं और भाषण पॉकेट में रख करके लाते हैं। इनके नेता का यही कर्म है, काशी में एक दिन के लिए आए और रात में उन्हें यहाँ के बच्चे जो होनहार बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनको शराबी नजर आ गए। वाह रे राहुल गांधी, जो खुद रात को होश में नहीं रहते वो दूसरों के होश की गारंटी देते हैं। अरे यहाँ कितने युवा हैं, जरा हाथ उठाइए। पहले मैं एक सर्वे ही छोटा सा कर लूं, कितने युवा? आप युवा नहीं है, युवा सिर्फ युवा, जो युवा है, घालमेल मत करिएगा, जो युवा है। क्या शाम में आप लोग शराब पी के लौटने लगते हैं सड़क पर? क्या जोर से बात आनी चाहिए, हाँ या ना बोलिए तो सही। देखिए क्या बोल गए राहुल गांधी भाई, सेल्फ गोल करते रहते हैं क्या? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जिस नशे की बात राहुल गांधी जी ने की उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी जो यहाँ गैंग रेप किए थे, और वो वाराणसी पुलिस कहती है कि वो शराब के नशे में टहलते थे। ये है जब भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो युवा है आज बनारस की जेल में है, तो वही कहा था कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उसी के पार्टी के युवा शराब की नशे में लगातार टहलते हुए बीएचयू आईटी की लड़की का गैंग रेप करते हैं। क्या वो युवा जो आज मेरठ से लेकर के प्रयागराज से लेकर के और लखनऊ की सड़कों पे आरो की बात कर रहा है, वो युवा कौन सा है? जवाब उसके बाद आता हूं समाजवादी पार्टी पर, छोटा सा जवाब इसी पर। पहली चीज अखिलेश, आपको रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर, आपका रुख फिर से करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। 29 फरवरी को बीजेपी सीईसी की मीटिंग संभव है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर, 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इस बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सूत्र से जानकारी मिल रही है कि पहली लिस्ट में
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल होगा। पहली लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी बीजेपी, जिसमें हारी हुई सीटों के अलावा कुछ बड़े नाम भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, पहली लिस्ट जिसमें 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इस बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम पहली लिस्ट में शामिल होगा। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, पहली लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवार होंगे जिनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा कि सीट पर किसे टिकट देने जा रही है बीजेपी। हारी हुई सीटों के अलावा कुछ बड़े नाम भी शामिल होंगे। देखिए, ये तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हारी हुई सीटें हैं उस पर विचार लगातार किया जा रहा है और पहली ही लिस्ट में उन तमाम हारी हुई सीटों का ऐलान किया जा सकता है। अब सूत्रों से भी यही जानकारी मिल रही है, 100 उम्मीदवार होंगे जिनका ऐलान बीजेपी जल्द करेगी। 29 तारीख को बैठक और उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा। कुछ बड़े नामों पर भी नजर रहेगी, उनका भी ऐलान होगा। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के नाम इस पहली लिस्ट में संभवतः होंगे। तो बैठक महत्वपूर्ण है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो 29 फरवरी को होने जा रही है और इस बैठक के बाद पहली लिस्ट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। बैठक के बाद ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो अब तक तैयारियां चल रही हैं उसी के तहत ये पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पहली लिस्ट में वो सीटें होंगी, वो उम्मीदवार होंगे जिन उन सीटों पर जिन्हें उतारा जाएगा जो पिछली बार हार गई थी बीजेपी। यानी हारी हुई सीटों पर बेहद गहन मंथन किया है बीजेपी ने, जिसके बाद अब ये तय कर लिया है पार्टी ने कि आखिर किसे कहां से उतारा जाएगा। और अब मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास सीधे आऊंगा इस सवाल के साथ। जरा ये बताइए, बाकी सब बात तो ठीक है, कुछ दिन पहले तक कांग्रेस वालों को आप लोग चालू पार्टी कह रहे थे, जनता को कैसे समझाइएगा कि अब वो नहीं चालू हैं? नहीं, चालू पार्टी क्या है, गठबंधन की बात है। देखिए, इंडिया गठबंधन आज एक मंच पर एक साथ है। हर प्रदेश में सीटें शेयरिंग मैक्सिमम हो चुकी है। और जहां तक बात रही 2024 की, और आप बात करें उत्तर प्रदेश में, आज वाराणसी के मंच पर हैं। प्रधानमंत्री जी का बात कर रहे थे कि कल उन्होंने 12 सेकंड में वाराणसी के लोगों की बात की और राहुल गांधी को घेरने की बात की। नहीं, राहुल गांधी जब अमेठी में थे तो वहां सिर्फ 12 सेकंड का संबोधन था उनका। 12 सेकंड का संबोधन था, मैं मान लेता हूं। लेकिन आप बताइए, मणिपुर में आज भी मणिपुर जल रहा है। 29 सेकंड का केवल 29 सेकंड की बयानबाजी प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर से की थी। क्या उस पर हम जवाब नहीं मांगेंगे? आज देश का युवा जवाब नहीं मांगे? बिल्कुल जवाब मांगिए, आपका अधिकार बनता है सत्य प्रकाश जी। लेकिन जनता को यह कैसे समझाइएगा कि 1.5-2 महीने पहले तक जिसे आप चालू पार्टी कह रहे थे, अब कैसे अच्छी पार्टी होगी? बात पूरी हो जाने दीजिए। यही बनारस है, 3 युवकों पर आरोप है। 3 युवकों पर आरोप है। बिटिया को अर्धनगर के बीएचयू में दौड़ाया गया। आज तक बुलडोजर चला क्या? आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई गिरफ्तार होने पर उस पर सजा हुई क्या? ऐसे तो आप रात को 12 बजे भी बुलडोजर चला देते हैं, नोटिस चिपका देते हैं, लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी तो उसको बुझाने कौन आएगा? ये युवा पूछता है आज। चलिए, मैं इन लोगों के सवाल लेता हूं और इस बीच पीसीआर वालों से मेरा अनुरोध है जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे ईपी में मेरा ऑडियो मुझे वापस सुनाई पड़ रहा है, जरा उसे ठीक करिए। हाँ, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी से, फटाफट। किसी कुछ कहना था? हाथ उठाइए जिसे भी अपनी बात रखनी हो, जल्दी से। अभी तो बहुत नारे लगा रहे थे आप लोग। बोलिए, खड़े हो जाइए सर। युवाओं की बात आ रही है। यहाँ राहुल गांधी बनारस के युवाओं को ललकारे हैं और उनको इतिहास उनके दादी को मालूम होना चाहिए, उनके पिताजी को मालूम होना चाहिए। ये वही बनारस है जहाँ पर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब नौजवान सड़क पर आया था तो दिल्ली की कुर्सी बदल गई थी। ये यहाँ का नौजवान, यहाँ जो विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद का नौजवान जब चलता है, काशी का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो देश में नया परिवर्तन खड़ा होता है। मुझे बहुत सारे नौजवान पीछे नजर आ रहे हैं, तालियां तो खूब बजा रहे हैं। अपनी बात भी तो रखिए, या कोई सवाल पूछ रहा हूँ किसी से? आइए, इधर आइए, फटाफट आइए, आइए, आप लोग भी आइए, सब स्टूडेंट हैं, इधर आइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी अपने को क्यों युवा कहते हैं? वो युवा है क्या? ये हम सब उनसे पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी युवा है क्या? ये कुछ कहना है या रील बनाएंगे सिर्फ?
हम लोग 10 एग्जाम दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, ARO दे रहे हैं और एग्जाम्स दे रहे हैं। पागल है, एग्जाम ही देते रहे, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल वाजिब सवाल, बोलिए। हाँ, एग्जाम में इस तरह से धांधलेबाजी हो रही है या फिर पेपर आउट हो जा रहा है, तो फिर युवा कैसे भरोसा करेगा कि उसकी लाइफ सिक्योर है? उत्तर प्रदेश का अभी सबसे गर्म मामला है जिस पर ये कह रहे हैं अपनी बात। हाँ। मैं गोरखपुर से हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काशी की आज दिव्य भव्यता है वो आज इसी गवर्नमेंट की वजह से, आज के पहले काशी ऐसी नहीं थी। और मैं सभी युवाओं से चाहता हूं कि वो हार्ड वर्क करें, आपका समय आएगा, मोदी लाएंगे, हम लोग जिताएंगे। परीक्षाओं में धांधली बहुत हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, इस पर विशेष तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यस सर, यस। अरे इधर किसी हाथ उठाइए जिसे भी अपनी बात रखनी हो, जल्दी आओ, इधर आओ, आओ लो, भाग के इधर आओ आप लोग, जल्दी जल्दी आओ। सर मैं ये दिखाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का ढोल नगाड़े व पुष्प वर्षा से होगा स्वागत। ये पूरा पेपर में देख लो, राहुल गांधी और अखिलेश भैया कहाँ हैं? अच्छा, आपको लग रहा है कि सिर्फ मोदी जी की बात हो रही है? हाँ। सर मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सब लोग बात कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति की कार से ठोक करके कुचल के हत्या कर दी जाती है। सपा का झंडा होता है, सपा का झंडा हटा करके बीजेपी का लगा के जाता है, जो कुचल के जाता है। क्या बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? और जो लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, मैं एक SSC CHSL की नौकरी छोड़ चुका हूँ। UP SSC की आबकारी का लेटर आना बाकी रह गया है मेरा क्लर्किकल का। मेहनत लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इनके पास नौकरी है। इधर से, हाँ, इधर किसी को अपनी बात रखनी है, जल्दी बोलिए। जो लोग बैठे हैं सीट पर वो भी अपनी बात रख सकते हैं, आप हाथ खड़े करिए, मैं आता हूँ। मैं ABP के मन से यह कहना चाह रहा हूं कि जो RO का एग्जाम हुआ है, UPP का एग्जाम हुआ है, तो UPP का एग्जाम तो आज कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है, लेकिन RO का एग्जाम क्यों नहीं रद्द हो रहा है? वो भी तो पेपर लीक हुआ था। मुझे लगता है बीजेपी के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। ये क्या चल रहा है भाई? परीक्षाएं इस तरीके से कैसे होंगी? फिर काम, युवाओं के भविष्य का क्या होगा? युवा जो हम लोग कहते हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसे चूक मानता हूं मैं। और मेरा अपना मानना है कि नौजवानों का भविष्य उसके साथ ये सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। और रही बात, ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, अभी ये लड़के हैं, इनसे तो गलतियां हो जाती हैं। गौर करेंगे, जिनके पिता ही कहते हो बलात्कारियों के लिए कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। इन्होंने मान लिया कि BHU में जो कांड हुआ वो लड़के थे, उनके लड़कों से गलती हो गई है, ठीक है। और बात दूसरी, मेरी बात पूरी, इधर आइए, आप इधर आइए, नजदीक आ जाइए। क्या ये बात गलत बोल रहे हैं? ये यहाँ पेपर लीक का मामला है। जब आप बात बनारस की करेंगे तो ये प्रयागराज की बात करेंगे। स्वीकारा है कि लड़के हैं इनके और इनके लड़की गलती हुई है। अब बात रही है उत्तर प्रदेश की। आप वही बैठिए, वही बैठिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, लड़कों के साथ चरित्र कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, महामना के आश्रम के हैं, कहिए इस तरह की बात कृपया न करें, और करना तो यहाँ जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस तरह की बात ना हो। हाँ अखिलेश जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आज ऐतिहासिक दिन है उत्तर प्रदेश का। यही नौजवान जो आज रोजगार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक की बात की, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्हीं के दम पे आज सरकार झुकी है और इन्होंने दिखाया है कि युवा चाहे तो तकदीर क्या तस्वीर भी बदल सकते हैं। हकीकत यह है, एक विषय में पहले रख दूं, मैं इसी महामना की बगिया का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं, यहीं से MBA हूं, यहीं से लॉ किया है मैंने, और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। हर किसी को गर्व है, मेरे छोटे भाई ने भी यहाँ से पढ़ाई किया, वो वैज्ञानिक है। हाँ। यहाँ बहुत सारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, इनसे चरित्रवान कोई हो नहीं सकता। रही बात, इन्होंने कहा कि गलती हो जाती है, तो गलतियां इनसे हुई हैं। और रही बात, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, कोई भी अपराधी इस तरीके का कृत्य करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि इनके लिए सबूत दिखाना, ये रामदुलार गौड़ है। 2012 में भी भाजपा ने विधायक बनाया, 17 में भी बनाया, और ये जब जेल चला गया तब इसकी भाजपा की सदस्यता जाती है। भारतीय बलात्कारी पार्टी के लोग जवाब देने लायक हैं क्या? जो वही बात सच, सुन लीजिए, किसी पार्टी के लिए इस तरह के शब्द आपको सही लग रहा है क्या? इस्तेमाल सही लग रहा है इस तरीके से? हाँ, इस पार्टी से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है ऐसे, मतलब अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छी भाषा में बातचीत हो तो बेहतर। जब विनेश, अरे छोड़िए ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और विनेश बेटा को नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, आपके भी पत्रकार एक बहन थी, किस तरह से माइक अपनी गाड़ी से हटा दिया, क्या किया उसके खिलाफ? खड़े हो गए। पास्को का मुकदमा अखिलेश जी अगर आपके ऊपर होता ना तो आज यहाँ होते, जेल के भीतर होते। बृजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं जाते। ये सच्चा सबूत है कि नहीं? क्या किया उन बच्चियों के खिलाफ जो लड़ती रही?
क्या किया, क्या किया? और अब पब्लिक से किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई सवाल किसी के पास हो? हाँ आपके, हाँ सर आपकी बात हो गई, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि यह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बहन बेटियों में बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि महामना के बगिया में बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हमारी बहनें आईआईटी के छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, 2 महीने बाद आरोपी क्यों पकड़े गए? और बलात्कारियों को ही सब मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए भेजे गए थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। बिल्कुल, और उनका घर और मकान क्यों नहीं गिरा? क्यों? चलिए, और किसी के पास कोई सवाल जल्दी से? पूरे देश भर में जब योगी जी आए थे और मोदी जी आए थे 2014 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आई हैं सारे पेपर लीक हो गए हैं। दूसरी बात, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़े थे उन्होंने बोला था कि जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में आएंगे तो जितने भी आज ने देश को लूटा है 70 साल में, उनको हम लोग जेल के अंदर डालेंगे। क्या एक भी नेता पता है जो जेल के अंदर है? अच्छा, एक चीज और है, चूंकि व्यापार मंडल के लोग भी मेरे साथ यहाँ पर है, उद्योग धंधों का, व्यापार का क्या हाल है यहाँ पे? वैसे व्यापारी बहुत खुश है। व्यापारियों को इतनी योजनाएं दी जा रही हैं कि मेरे ख्याल से बेरोजगारी का कोई काम नहीं रह जाएगा। अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया। मुझे वो समय याद है 2014 के पहले बनारस में 500 लोग फिरौती देते थे, आज देने वाला कोई रह नहीं गया। माताएं बहनें खुलेआम घूम रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। व्यापारी विकास इतना हो रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, पर्यटक की मतलब बहुत विकास हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो हमारा कार्यक्रम है, जरा जरा यहाँ से फटाफट, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, हम आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहे हैं, इतनी औकात एबीपी में है कि जो लोग पूछ रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं चला? शब्दों का इस्तेमाल मत करिए और धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए और आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए साहब, आप शब्दों का इस्तेमाल करिए। जाइए आप पीछे, पीछे जाइए, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पीछे से फटाफट एक एक करके। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हम उन लोगों से यही पूछना चाहते थे कि इसके पिछले वाली सरकार में क्या नहीं होता था ये सब? तो क्या होते रहना चाहिए फिर? नहीं, कम है या ज्यादा है यहाँ की जनता बताएगी। पहले से कम हुआ है या पहले से ज्यादा हुआ है, ये तो जनता तय करेगी। ये तो देखना होगा ना। बिल्कुल, ये जनता तय करेगी और चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो भी जनता ही तय करती है। कला, संस्कृति, सभ्यता, धर्म और अब तो राजनीति का भी केंद्र ये बनारस है। बनारस से मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम की यहां से हम शुरुआत करें। नेताओं के पास में जाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि जनता के पास अगर कुछ सवाल है तो फटाफट अपने नेताओं से आप पूछ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे युवा दिख रहे हैं मुझे। जी बोलिए। भैया मेरा सवाल ये है शिक्षा का, क्योंकि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, कि जिस प्रकार से शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, क्यों मतलब सरकारी नौकरी कम की जा रही है? हर बार देखते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, टेंडर की बात की जाती है। अभी ट्रेनों की स्थिति देखिए सर, पूरा जो जनरल डिब्बों की स्थिति है वो इतनी भीड़ बकरियों की तरह है। उसमें क्यों 2-3 मतलब जनरल डिब्बे नहीं लगाए जा रहे हैं? क्यों वंदे भारत की बात कर रहे हैं सर, विकास की बात कर रहे हैं? मैं और आम लोगों की बात नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर। इधर बोलिए सर। विकास की बात तो चले अच्छी है, पहले कांग्रेस और सपा से पूछना चाहता हूं कि कल वो उनकी बुराई करते थे कि वो सरकार भ्रष्ट है और वो बोलते थे वो सरकार भ्रष्ट है। आज ऐसा क्या हो गया कि मोदी को हटाने के लिए सब एक हो गए कि सब उसको मोदी को हटाओ और देश को मिल बांट के खाओ? 2-3 सवाल और उसके बाद इकट्ठे जवाब में लेता हूँ। हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। देखिए मेरे भाई, जो सवाल उन्होंने कहा कि एक दूसरे को कोसते थे, डीएनए चेक करते थे मोदी जी नीतीश कुमार का, अब बिना नीतीश कुमार के बिहार चल नहीं रहा है। ठीक है, सुन लीजिए। और सरकार है वीक, इसलिए पेपर है लीक। और आपने कहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सवाल यही है कि जो गुजरात के शाह जी हैं और यहाँ के योगी जी हैं, इतना दिल्ली और यूपी का लड़ाई है, पहले तो योगी जी ही रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, यही है। शिवराज जी को छोटा था, शिवराज जी को भ्रम था, वसुंधरा राजे को भ्रम था, रमन सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तो बताइए। जो सुनिए, जो कमजोर वर्ग को काम देगा। कोई नाम आप सोचकर बताइए ना, कुछ सोचिए। जैसे ये लोग कह रहे हैं बीजेपी कहती है मोदी जी, तो आप भी तो बताइए। क्या सुनिए, बीजेपी शिवराज चौहान 15 साल मुख्यमंत्री थे, बाद में मोहन यादव आ गए। चलिए, आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है सिवाय बेबुनियाद बातों को बहस करने के। विपक्ष
उस समय ये था कि इनको पेटी अपने घर पे पेटी भर के पैसा करना था, इसलिए रोजगार का नया बहाना ढूंढते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई दलाली का, ये इस पार्टी में कोई दलाली का मामला नहीं है, उस पार्टी में दलाली का, प्योर दलाली का मामला था। लॉ एंड ऑर्डर का मामला कैसा है? कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं का सीधे से वास्ता पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था तो 100% हम लोग योगी सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और मैं एक महिला व्यापारी होने के नाते ये कह सकती हूँ कि आज हम व्यापार जिस तरह से व्यापार को कर पाते हैं। कैसा है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन हंसी क्यों आ रही है बात कहते हुए? जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक मोदी जी रहेंगे, उनको कोई नहीं ला सकता है। तब ईवीएम में खेल हो रहा है, ये कह रही हैं आप? या वो जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, हाँ। देखिए, है क्या कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, लेकिन मोदी जी का अगर एक देखें, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए, और नकल न हो इसका ध्यान देना चाहिए, और जो कर्मचारियों का जो पुराना पेंशन है इस पर ध्यान देना चाहिए। एक कमी पूरा कर दें तो उनके जैसा विजन, उनके जैसी दृष्टि, उनके जैसी दूरदर्शिता न किसी पार्टी में न है न। ये आपके सही मायने में आलोचक हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा विजन किसी के पास नहीं है, लेकिन ये 2-4 कमियां जो गिनवा रहे हैं वो क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तिन तैसी। हमारी सरकार विकास पे चल रही है। आपका यह कार्यक्रम है प्रधानमंत्री कौन, इनके लिए सोचने का विषय है कि ये लोग आज तक नाम नहीं तय कर पाए, और हमारा प्रधानमंत्री तो है, वही अगला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ये लोग नाम तय कर रहे हैं पूरे चुनाव में, तो हम लोग बनारस में जो कहें सो करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि आप 4 महीने पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री भी चला रहे थे। वसुंधरा राजे कहाँ धड़ाम हो गई, मामू कहाँ चले गए, उसके बाद भूपेश बघेल बनाम रमन सिंह चल रहा था। ये जनतंत्र है, जीता हुआ जो प्रत्याशी जाता है विधायक और सांसद बन के, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनता है। इसके लिए उतनी सीटें लानी पड़ती है ना। आएंगी ना, लेकिन इनको बता दूं कि सपना मत देखिए, क्योंकि ये यूपीए बनाम एनडीए चल रहा है, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए चल रहा है। वहां से एक नौजवान ने सवाल पूछा था कि ऐसा क्या हुआ कि कल तक एक दूसरे को आप लोग कोस रहे थे, अब साथ में आ गए हैं एसपी और कांग्रेस वाले? अगर वो सवाल था कि गठबंधन में आज हम लोग दूसरे हैं, तो बहुत सारे नौजवानों के भी सवाल थे कि रोजगार कब मिलेगा। आज 60,000 के लिए 80 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, और ऊपर से पेपर लीक हो जा रहा है, तो उस पर भी तो नौजवानों का सवाल है। मीडिया परसेप्शन न बनाए कि केवल यही मुद्दा है। 40 पार्टियों वाला गठबंधन प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो है वो लेके चल रहे हैं 40। अच्छा, ये बताइए सत्यप्रकाश जी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, ये मीडिया वालों ने कह दिया था कि कांग्रेस चालू पार्टी है? है ही है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, ये तो है ही है। मेरी बात तो सुनिए, आप ये कह रहे हैं ना, परसेप्शन क्यों बन रहा है? ये बात आप ही के नेता ने कही थी, अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी ना। देखिए, वो गारंटी दिखाइए मोदी, दिखाइए वो क्या लिखा हुआ है, दिखाइए उसको, दिखाइए क्या कहना चाह रहे हैं? बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर कब? यहीं पे आरोपी कोई मुस्लिम होता या विपक्ष के पार्टी का होता तो उसका घर तोड़ दिया जाता। बुलडोजर कब चलेगा? मीडिया से लेके स्टेट मीडिया तक दौरा के बोलती, न्यूज में डेली दौड़ाती, कहाँ गया वो मीडिया और सरकार? बोलिए, जवाब दीजिए, आज कोई कुछ कहना चाह रहा है, बोलिए। काशी 2014 में, उसके बाद कौन कौन सा चौमुखी काशी में विकास हुआ? जिस घाट पर आप बैठे हैं 2014 के पहले यहाँ पर सांड घूमता था, यहाँ गंदगियों का अंबार था। प्रधानमंत्री ने फावड़ा चलाकर पूरे देश को स्वच्छता का नारा दिया। यहाँ पर घाट अब चौमुखी, चाहे यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख रहे हैं, ये जो मल्लाह हैं इनकी रोटी दाल की व्यवस्था हो गई है, चाहे मजदूरों की व्यवस्था हो गई है, मंदिर पर चाहे दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। मैं पूछ लेता हूँ जनता से ही, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? जरा हाथ उठा के बताइए, हुआ है? विकास हुआ है? हाथ उठा के बताइए, जिन लोगों को लगता है विकास हुआ है हाथ उठाइए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। टूटा हुआ रोड सही हो गया है तो विकास हुआ ही है ना। जब गरीब गांव में जाइएगा ना तो देखिएगा वहाँ का रोड का स्थिति 5 साल पहले कब कैसा था और आज कैसा है। विकास आज मोदी जी की वजह से हमारा देश नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। आज हमारे हिंदुस्तान के कोई भी भाई बहन कोई भी देश में जा रहे हैं, आज उनको इज्जत की नजरों से देखा जा रहा है, सिर्फ मोदी जी की वजह से। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी और घर घर मोदी।
इधर इधर पीछे से, हाँ पीछे से बोलिए, कहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपका जो सवाल है ना कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो सर मोदी जी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है भारत को भव्य बनाने का काम कर रही है, लेकिन सवाल है यहाँ पे इतने ढेर सारे करोड़ युवाओं का जिनको नौकरी चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जो भारत के युवा हैं उनकी जो परिभाषा होगी वो होगी अशिक्षित, शिक्षित, बेरोजगार। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में होगा? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? बहुत ज्यादा बड़ा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय लेकर के, चीजों को देख करके। बाकी सुधार कुछ हुआ है, लेकिन चीजें जो पीछे बिगड़ी हुई हैं उसको सुधरने में कुछ समय लगेगा, तो देशवासियों को मिल करके इसमें सहयोग करना होगा। बाकी बहुत सारी चीजें सुधरी हैं और सबको पता है। ठीक है, मेरे पास बनारस से फिलहाल अब इतना ही समय है मेरे पास इस कार्यक्रम में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आपको याद दिला दूं, कल शाम 5 बजे प्रयागराज से हमारे साथ जरूर देखिएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बनारस से फिलहाल इतना ही, नमस्कार।